Assalamu alaikum students, I hope you are doing well. I am your physics teacher of class 10 from the Educator School, Qaid-e-Azam campus, Pir Mahal. Today, the topic of physics we are going to study is radioisotopes and their uses. What is radioisotope? First of all, we will study what is stable nucleus. लास्ट वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, वो नेचुरली रेडिएशंस को इवॉल्व करते हैं, एमिट करते हैं अपने न्यूक्लियस के अंदर से। ये अब बात याद रखने वाली है कि रेडिएशंस जो हैं वो सिर्फ न्यूक्लियस से ही एमिट होती हैं, सही है। तो ऐसे एटम्स जिनके न्यूक्लियस से नेचुरली रेडिएशन एमिट होती हैं उनको हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कहते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर काफ़ी कम होता है, जिनका एटॉमिक नंबर होता है 1 to 82। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेबल न्यूक्लियाई। स्टेबल न्यूक्लियाई, तो स्टूडेंट्स स्टेबल न्यूक्लियाई क्या होता है? एक ऐसा न्यूक्लियस, एक ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर 1 to 82 हो, उनको हम कहते हैं स्टेबल न्यूक्लियाई। तो स्टेबल न्यूक्लियाई की डेफिनेशन क्या होगी? न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई हैविंग एटॉमिक नंबर from 1 to 82 do not emit radiation, naturally they are called stable nuclei। अब ये जो लाइटर एटम होते हैं वो रेडिएशंस एमिट करते क्यों नहीं हैं? देखो बच्चों, आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो कोई भी चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस के अंदर है तो प्रोटॉन पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ऐसा क्या है कि ये एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे हैं लेकिन वो जुड़े भी हुए हैं। तो इन द केस ऑफ लाइटर एटम क्या होता है, जब कम न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर कम प्रोटॉन होते हैं, जब न्यूक्लियस के अंदर कम प्रोटॉन होते हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, यानी वो एक दूसरे को इतना ज़्यादा रिपेल नहीं करते, जिसकी वजह से ये रेडिएशंस भी एमिट नहीं करते। लेकिन जैसे ही एटॉमिक नंबर 82 से बढ़ता है, यानी यहाँ पर प्रोटॉन जो हैं वो 82 से इंक्रीज़ कर जाते हैं, तो इनकी आपस की रिपल्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये न्यूक्लियस जो होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो अपने प्रोटॉन की तादाद को कम करने के लिए वो क्या करता है, अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं उनको एमिट कर देता है, जिनमें अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल वो आप पढ़ चुके हो, वो रिलीज़ कर देता है ताकि इसके अंदर से जो रिपल्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है, वो कम हो सके। लेकिन कुछ स्टेबल न्यूक्लियाई जो होते हैं उनको हम आर्टिफिशियली भी क्या करते हैं, उनके ऊपर गैमा रेडिएशन बम्बार्ड करवा लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी छोटे पार्टिकल्स को इनके ऊपर बम्बार्ड करवाते हो, इनके ऊपर टकराते हो, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि ये जो पहले आपके पास स्टेबल न्यूक्लियाई था अब वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है और वो रेडिएशंस एमिट कर पाता है, और इन्हीं न्यूक्लियस को हम कहते हैं रेडियो आइसोटॉप्स। अगली डेफिनेशन जो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे वो होगी रेडियो आइसोटॉप्स की। रेडियो आइसोटॉप्स, तो स्टूडेंट्स रेडियो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? व्हेन स्टेबल न्यूक्लियाई क्या होता है, न्यूक्लियस की जमा, प्लूरल होता है, आर बम्बार्डेड बाय सम स्मॉल पार्टिकल्स like protons, neutrons, etc. They are converted into radioactive isotopes या radioactive nuclei and called radioisotopes। जैसे इसकी एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है, क्या, जब हम एक न्यूट्रॉन जो है उसको हम बम्बार्ड करवाते हैं सोडियम के ऊपर। अब सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 23 और 23 82 से कम है। इसका मतलब ये है कि नेचुरली तो ये रेडिएशंस एमिट नहीं करता, लेकिन जब हम इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन जो है उसको हम बम्बार्ड करवाते हैं, बम्बार्ड करवाने का मतलब किस चीज़ को ज़ोर से इसके ऊपर मारना, सही है।
बम्बार्ड करवाते हैं तो क्या होता है कि इसका एटॉमिक मास एक बढ़ जाता है, 24 हो जाता है, चार्ज जो होता है एटॉमिक नंबर जो होता है वो उतना ही रहता है, और एक गैमा रेडिएशन जो होती है वो एमिट होती है। ओके, और ये वाला जो अब नया सोडियम बना है, नया सोडियम जो बना है ये रेडियो एक्टिव होता है, यानी इसके अंदर से रेडिएशंस एमिट होती हैं। इसी तरह से अगर आप एक अल्फा पार्टिकल आपके पास है, उसके पास 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन, यानी इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 2 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 4, और इसको आप बम्बार्ड करवाते हो एल्यूमिनियम के ऊपर जिसका ओरिजिनली एटॉमिक नंबर था 13, एटॉमिक मास था 27। इसको आप बम्बार्ड करवाते हो तो आपके पास फास्फोरस बन जाता है और साथ में एक न्यूट्रॉन, यानी ओरिजिनली इसका एटॉमिक नंबर कितना इंक्रीज़ कर जाता है, 2 इंक्रीज़ कर जाता है 15। एटॉमिक मास जो होता है वो यहाँ पे 31 होना चाहिए, जिसमें से 30 इसके और 1 इसका। इस तरह से फास्फोरस जो आपको मिलता है, इस फास्फोरस को आप यूज़ करते हो आमतौर पर पौधों का मेटाबॉलिज्म ट्रेस करने के लिए, और इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर ब्रेन कैंसर जो होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हो, जिसको आप डिटेल से पढ़ लोगे। अब स्टूडेंट्स आपने स्टेबल न्यूक्लियाई और रेडियो आइसोटोप तो पढ़ लिए। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो ये है कि ये जो स्टेबल न्यूक्लियाई से आप रेडियो आइसोटोप बनाते हो, इनका काम क्या है, हम बनाते क्यों हैं, मतलब हमें क्या ज़रूरत है कि हम इनको बनाएं, तो इनके यूजेस क्या हैं हमारी डेली लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो ये ट्रेसेस के तौर पर यूज़ होता है, एज ट्रेसेस। ट्रेसेस के तौर पर क्यों? ट्रेस कहते हैं बेटा एक ऐसी चीज़ को जो आपको आपके मतलूबा मुकाम तक ले जाए, यानी आप इसको यूज़ करते हो किसी चीज़ को ट्रेस करने के लिए, निशानदही करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेसेस यूज़ ही क्यों करते हैं। बेसिकली बेटा ये जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं ना, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल जो एटम्स होते हैं उनके जैसी होती हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सोडियम जो को आप यूज़ कर रहे हो किसी केमिकल रिएक्शन में, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वैसी होंगी जो ओरिजिनल सोडियम की थी, बस इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। लेकिन इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि केमिकल रिएक्शन इसके बिल्कुल नॉर्मल सोडियम जैसे ही होंगे, लेकिन फ़ायदा इसका ये होगा कि जहाँ जहाँ पर ये सोडियम जाएगा ना, वहाँ पर ये रेडिएशंस को एमिट करता हुआ जाएगा, और वहीं से आप डिटेक्ट कर सकते हो रेडिएशन डिटेक्टर के ज़रिए। तो इसीलिए ये ट्रेसेस हम इसलिए ट्रेसेस के तौर पर इसलिए यूज़ करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी बिल्कुल सेम होती हैं, इसलिए ये पौधों, जानवरों और इंसानों के मेटाबॉलिज्म को देखने के लिए यूज़ होती हैं, ताकि हमें कोई नुकसान भी ना हो और हम इजीली देख भी सकें कि कौन सा जो एलिमेंट है वो कहाँ पर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कहाँ पर कम यूज़ हो रहा है, अगर वो यूज़ हो रहा है तो किस बॉडी पर पार्ट में यूज़ हो रहा है। इसी तरह से देखो, अगर आयोडीन की बात की जाए, आयोडीन 131, अब आयोडीन 131 जो है होता ये है कि ये रेडियो आइसोटोप है, यानी कि जहाँ जहाँ भी जाता है रेडिएशन एमिट करता हुआ जाता है। हम क्या करते हैं, जिस पेशेंट की बॉडी के अंदर हमने केमिकल मेटाबॉलिज्म को ट्रेस करना होता है, हम क्या करते हैं उसकी डाइट में थोड़ा सा आयोडीन 131 मिला देते हैं। अब क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम है इसकी, तो मेटाबॉलिज्म पर कोई असर नहीं पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन सेम ही होंगे। असर पड़ेगा किस चीज़ पे कि ये जहाँ जहाँ से गुजरेगा वहाँ से रेडिएशंस को एमिट करता हुआ गुजरेगा, और ये आयोडीन जो है ना वो जाके जमा हो जाता है हमारे थायराइड ग्लैंड में, और थायराइड ग्लैंड में हम इसको यूज़ करते हैं एज अ ट्रेसर, ताकि हम देखें कि आयोडीन यहाँ पे यूज़ हो रहा है और थायराइड ग्लैंड में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसके अलावा हमारे थायराइड ग्लैंड में एक बीमारी होती है गोइटर, और गोइटर के देखने के लिए भी उसके ट्रेसेस के तौर पर भी आयोडीन 131 को यूज़ किया जाता है। फिर आ जाता है फास्फोरस। अब फास्फोरस जो है ना बेटा, हमारा बॉडी जो है इसमें क्या होता है कि हम अगर ये कोई भी पेशेंट है, ठीक है, ड्राइंग मेरी कुछ ऐसी ही है, ओके, आपने क्या किया कि इसके बॉडी के ऊपर आप बम्बार्ड करते हो फास्फोरस को, तो जहाँ पे कैंसर होता है, ट्यूमर होता है ना, वो पार्ट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और बाकी जो पार्ट होता है वो कम एब्जॉर्ब करता है। अब जहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, मिसाल के तौर पर इसको ब्रेन कैंसर है, तो यहाँ पे ये सारे के सारा आइसोटोप जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और पीछे इन्होंने शीट लगाई होती है, बाकी सारे यहाँ पर आके शीट को क्या कर देंगे, डार्कन कर देंगे या उसके ऊपर स्टेन छोड़ देंगे। लेकिन ये वाला पार्ट जो है जिसने एमिट एब्जॉर्ब कर ली है, वो यहाँ से रेडिएशन एमिट नहीं होंगी और यहाँ पर एक खाली स्क्रीन के ऊपर निशान सा ही बन जाएगा, जिसके से आपको पता चल जाएगा कि बॉडी के अंदर किस जगह पर ब्रेन कैंसर है, यानी यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि बॉडी के अंदर किस जगह पर ट्यूमर है, कहाँ पर नहीं है। तो फास्फोरस को हम एक तो हमारे बॉडी के अंदर ट्यूमर को ट्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आ जाता है, हम इन्हीं रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए। लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए क्यों, देखो अंडरग्राउंड पाइप्स अगर आपके पास है तो, और आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं से वो लीक हुआ है, तो आप बजाय इसके कि आप सारा पाइप ऊपर से उसके फ्लोर को उखाड़ो और फिर आपको पता चले कि कहाँ से ये लीक हुआ है, आप क्या करते हो कि यहाँ से जहाँ से इसकी सप्लाई हो रही होती है वहाँ से रेडियो आइसोटोप्स को ऐड कर देते हो।
अब क्या होगा कि रेडियो आइसोटॉप्स जहाँ जहाँ से गुजरेंगे वहाँ से रेडिएशंस को एमिट करते हुए गुजरेंगे ना, और डिटेक्टर से आपको नजर भी आएगा कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे लीक होगा, लीकेज की वजह से क्या होगा, रेडियो आइसोटॉप जो है वो पानी के साथ इधर की तरफ बहना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये है कि जब यहाँ से आपको डिटेक्ट होने वाली रेडिएशन एकदम से कम हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि रेडियो आइसोटॉप तो इधर वाली साइड पे जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो यहाँ पे आने वाली रेडिएशन जो होंगी वो एकदम से कम हो जाएंगी। तो जैसे ही रेडिएशन कम होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि अब यहाँ से जो आपका पानी है वो पाइप से किसी और जगह पर जा रहा है, लीक हो रहा है, और यहाँ पर रेडिएशन नहीं पहुँच रही, तो यहीं पर कहीं ना कहीं लीकेज है। तो इसी तरह से आप लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हो। तीसरे नंबर पर आ जाता है प्लांट मेटाबॉलिज्म में। प्लांट मेटाबॉलिज्म में कैसे कि अगर आपके पास ये प्लांट है, प्लांट तो नहीं है, ट्री है वैसे, आप क्या करते हो, इसके जब आप इसको फर्टिलाइज़र देते हो, फास्फोरस फर्टिलाइज़र देते हो, तो उसमें कुछ फास्फोरस, रेडियो एक्टिव फास्फोरस जो हमने यहाँ पे देखी थी बनी हुई, वो मिला देते हो। जब यहाँ से एक तो आप ये डिटेक्ट करते हो कि रेडिएशन एमिट कर रहा है ये, जैसे ही यहाँ से ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहाँ पर रेडिएशन जो एमिट हो रही थी उनकी मिकदार कम हो जाएगी, ऐसे ही है ना, यहाँ से एब्जॉर्ब हो गया तो रेडिएशन की मिकदार कम हो गई। अगर तो रेडिएशन जल्दी जल्दी कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये वाला प्लांट जो है वो फास्फोरस को जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब कर रहा है, और अगर रेडिएशन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये वाला प्लांट जो है वो इस रेडिएशन को आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब कर रहा है। इससे आपको पता चलता है कि कौन सा ट्री फास्फोरस को जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब करता है और कौन सा वाला जो प्लांट है वो फास्फोरस को आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा और क्या देखते हो आप, फिर आप देखते हो कि फास्फोरस कौन से वाले पार्ट में ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, पत्तों में ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, फलों में ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, इस जड़ों में ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, ट्री में। तो आप क्या करते हो कि जब यहाँ से ये एब्जॉर्ब होती है, समझो यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो जैसे और साथ साथ रेडिएशंस भी एमिट करता हुआ जाता है ये, ठीक है, और जिस जगह पर इसने एक्यूमुलेट होना होता है, समझो अब ये एग्जाम्पल के लिए है, ज़रूरी नहीं है कि रियल में भी ऐसा हो, समझो ये यहाँ पे आके पत्तों में एक्यूमुलेट हो गया है और यहाँ से रेडिएशन जो है वो ज़्यादा एमिट हो रही हैं बाकी पार्ट के मुकाबले में, तो हमें पता चल जाएगा कि जो जितना भी फास्फोरस हम पौधे को देते हैं वो ज़्यादातर जमा होता है और यूज़ होता है आके पत्तों में, सही है। अगर वो यहाँ पे इसके स्टेम में आके जमा हुआ होता तो यहाँ पर रेडिएशन बाकी पार्ट्स के मुकाबले में ज़्यादा होती, तो अभी आपको पता चल जाता कि जितना भी आप फास्फोरस देते हो वो ज़्यादातर जमा भी तने में होता है, स्टेम में होता है, और यूज़ भी यहीं पर होता है, और इस तरह से आप इसको इस आइसोटोप को यूज़ करते हो एज अ ट्रेसर। नेक्स्ट आप जो रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ करते हो वो यूज़ करते हो मेडिकल ट्रीटमेंट में। आपने अक्सर अपनी लाइफ में ना, अल्लाह ना करे कुछ देखा हो, लेकिन अगर सुना हो कि किसी कोई कैंसर पेशेंट हो ना तो उसके कहते हैं कि हम रेडिएशन ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, इसको शुआएं लग रही हैं, अक्सर सुना होगा आपने। तो वो क्या होता है कि लेट मी राइट इट, ओके, तो अब रेडिएशन क्या करती हैं बेसिकली, में कैंसर होता है दो तरह का, एक होता है स्किन कैंसर और दूसरा होता है बॉडी के अंदर जो कैंसर होता है। तो स्किन कैंसर के लिए आप यूज़ करते हो एक ऐसा रेडियो आइसोटोप जिसकी रेस जो है वो ज़्यादा पेनिट्रेट ना कर सके। पेनिट्रेट कौन सी नहीं करती, आपको पता है कि अल्फा रेडिएशन जो है वो ज़्यादा पेनिट्रेटिंग नहीं होती, मैस उनका ज़्यादा होता है। तो स्किन कैंसर के लिए आप वो यूज़ करते हो, एक ऐसा रेडियो आइसोटोप यूज़ करते हो जिनके अंदर से अल्फा पार्टिकल्स निकलें, अल्फा रेडिएशंस निकलें, ताकि बॉडी के अंदर ज़्यादा तक ना जाए और स्किन कैंसर को ट्रीट कर सकें। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर कैंसर है तो उसके लिए आप यूज़ करते हो एक ऐसा रेडियो आइसोटोप जिसकी रेडिएशंस अंदर तक एमिट हो सकें, अंदर तक पेनिट्रेट कर सकें, ताकि अंदर वाले जो कैंसरस सेल हैं उनको ख़त्म कर सकें। अब मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है आमतौर पर कोबाल्ट 60 को यूज़ किया जाता है ताकि बॉडी के अंदर जो भी ख़राब सेल हैं, कैंसर क्या होता है, यही होता है ना, बॉडी के अंदर जो ख़राब सेल होते हैं, एबनॉर्मल सेल्स हम उनको कहें, तो अगर वो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपनी रेडिएशंस की वजह से के ज़रिए, और इस तरह से हम इन रेडिएशंस के ज़रिए कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। ये चीज़ें ऑफकोर्स आपने 9th क्लास में की केमिस्ट्री में पढ़ी थी, लेकिन जो नया टॉपिक है ना, जो आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ है, वो है कार्बन डेटिंग। अब कार्बन डेटिंग के अंदर क्या होता है, कार्बन डेटिंग क्या होता है ये हम बाद में देखते हैं। पहले ना आपको एक बात बतानी चाहिए, हमारे इर्द गिर्द ना स्टूडेंट्स कार्बन 14 जो होता है ना वो होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, जिसको हम कहते हैं रेडियो आइसोटोप। जितने भी जानदार हैं, चाहे पौधे हों, चाहे जानवर हों, चाहे इंसान हों, जितने भी जानदार हैं ना वो कार्बन को यूज़ करते हैं। पौधे जो हैं वो कार्बन को यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में लेते हैं ना वो एटमॉस्फेयर से। हम
हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्म में अपना खाना खाते हैं, जो पौधे जानवर हैं वो भी, यानी हम किसी ना किसी फॉर्म में कार्बन जो होती है ना उसको अपने अंदर ले जा रहे होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हो जाए, फूड की फॉर्म में हो जाए, तो उसकी कुछ ना सारे का सारा उसमें से कुछ ना कुछ क्वांटिटी जो होती है ना वो इस रेडियोआइसोटॉप की भी होती है। अब जब हम उसको अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, चाहे पौधे लेके जाएं, जैसे मैं यहाँ पे ट्री बना लेती हूँ, ट्री बनाना आसान है इसलिए, अगर बेशक पौधे हों चाहे इंसान हो, इस कार्बन की वजह से ना वो थोड़े से रेडियो एक्टिव हो जाते हैं, यानी वो हर लम्हा क्या कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि रेडिएशन जो एमिट हो रही होती है ना, इनकी जो मिकदार है वो पूरे लाइफ साइकिल में जब तक ये जिंदा है तब तक तकरीबन सेम ही रहती है, तकरीबन कांस्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि जितनी रेडिएशन ये एमिट कर रहे होते हैं उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन 14 फिर से आ जाता है, यानी तकरीबन ये मिकदार जो रेडिएशन एमिट कर रहे हैं ना वो सेम ही रहती है। लेकिन जैसे ही ये मर जाते हैं तो क्या होता है, जैसे ये पौधा मर जाएगा तो फोटोसिंथेसिस का अमल तो रुक जाएगा ना, तो क्या होगा, तो ये होगा, लेकिन तो फिर इसके अंदर जो पड़ी हुई कार्बन 14 होगी ना वो आहिस्ता आहिस्ता यूज़ अप होनी शुरू हो जाएगी। जब वो आहिस्ता आहिस्ता यूज़ अप होनी शुरू होगी ना, अब वो देखो फोटोसिंथेसिस कर नहीं रहा, नया कार्बन 14 आ नहीं रहा, तो जो पड़ा हुआ है उसी को यूज़ कर रहा है, उसी को यूज़ करते करते आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि रेडिएशंस की मिकदार जो होगी वो जो इवॉल्व कर रहा है, एमिट कर रहा है, वो कम होती जाएगी टाइम के साथ साथ। अब कार्बन की हाफ लाइफ जो होती है ना वो होती है 5730 ईयर्स। अब हाफ लाइफ का आपने क्लास में पढ़ ली थी, वो क्या होती है वो भी मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर इस ट्री के पास 1 kg कार्बन 14 थी, मिसाल मैं कह नहीं रही कितनी होगी, हो सकता है इससे ज़्यादा हो या कम हो, मिसाल के तौर पर 1 kg थी और ये रेडिएशन इतनी एमिट कर रहा था, तो 1730 साल के बाद इसके पास ½ kg कार्बन रह जाएगी, कार्बन 14 रह जाएगी, और ये इसकी रेडिएशन की जो मिकदार है वो भी हाफ रह जाएगी। और 1730 साल के बाद ½ kg हो जाएगी, यानी इसके हाफ कार्बन रह जाएगी, रेडिएशन भी हाफ रह जाएंगी। उसके अगले जो 1730 साल होंगे उसके बाद और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि कार्बन 14 वक्त के साथ साथ यूज़ अप होती जाएगी और इसकी रेडिएशंस भी कम होती जाएंगी। ये समझ आ गई आपको? इसी तरह जानवरों के साथ होता है, जानवर भी मर जाएंगे तो वो और ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे और ज़्यादा रिस्पिरेशन नहीं करेंगे, तो कार्बन 14 जो उनके बॉडी में अभी पड़ी है ना मरते हुए, वही यूज़ होती जाएगी रेडिएशन को एमिट करने के लिए। अब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो ज़मीन के नीचे दफन हो जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा, अक्सर आप सुनते हो कि इतने 100 साल पुराना पत्थर मिल गया, इतने 100 साल पुराना डायनासोर का ढांचा मिल गया, इतने 100 साल पुराना ये मिल गया, इतने करोड़ साल पुराना ये मिल गया। तो हमें कैसे पता चल जाता है कि वो इतने करोड़ साल पुराना है? वो यहीं से पता चलता है। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि एक जिंदा जो पौधा था वो कितनी कार्बन एमिट कर रहा है, सही है। मिसाल के तौर पर इसके अंदर से रेडिएशंस निकलने वाली जो थी वो 1000 थी, तो मरा हुआ पौधा जो आपको मिला है अगर वो आपको 500 मिसाल के तौर पर रेडिएशन दे रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये हाफ रह गई है, तो इसने अपनी हाफ लाइफ गुजार ली है और ये 5730 साल पुराना है, ठीक है। अगर 500 से भी कम होगी तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे जो आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, और उससे हम इसकी एज को ईजिली कैलकुलेट कर सकेंगे कि ज़मीन से पहले नहीं, ज़मीन के बनने के बाद ये कितने साल पहले, यानी आज से कितने साल पहले ये इस जगह पर दफन हुआ था। ओके, अब ये तो होगी जानदारों की बात। अब आप कहोगे कि हम तो ये भी सुनते हैं कि पत्थर इतने साल पुराना है, जैसे मिसाल के तौर पर अब आपने देखा होगा कि वो मिस्र की जो पिरामिड्स हैं वो कहते हैं कि ये इतने अरब साल यानी इतने 1000 साल पुरानी है। तो हमें कैसे पता चल गया कि 1000 साल पुरानी हो सकता है, करोड़ साल पुरानी हो? उसके अंदर भी उन्होंने कार्बन डेटिंग का ही काम किया है। जैसे उसके अंदर से मम्मीज़ मिलती हैं, मम्मीज़ मिलती हैं, वो कहते हैं कि ये इतने 100 साल पुरानी है, इतने 1000 साल पुरानी है। उसके अंदर से कार्बन डेटिंग करते हैं ना, वो देखते हैं कि इस मम्मी के अंदर से कितनी रेडिएशन एमिट हो रही है, उसको जिंदा बंदे वाली रेडिएशन से कंपेयर करते हैं और फार्मूला में वैल्यू लगा के उसको पता चल जाता है। तो लेकिन पत्थर जो होते हैं वो तो रिस्पिरेशन नहीं ना करते हैं, ना ही वो खाना खाते हैं जो उनके पास कार्बन 14 हो। तो उनके अंदर क्या होता है कभी कभी, तो कुछ पत्थर जो होते हैं ना उनके अंदर बाई नेचर कोई दूसरे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं, और उन्हीं की डिसइंटीग्रेशन से हम देखते हैं कि ये कितने साल पुराना है, मेथड सेम ही होता है। तो ये होती है कार्बन डेटिंग। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी।